नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिता का बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे माता पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे और मैं अपने माता पिता की बिगड़ी हुई इकलौती औलाद थी। वह कहता है ना कि अमीरों के बच्चों में एटीट्यूड होता है, तो मैं भी ऐसी थी। मुझ में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था। मैं अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। मैं खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हर लड़की को अपने से ज़्यादा खूबसूरत नहीं समझती थी। मुझे गरीबों से बहुत सख्त नफरत थी। गरीब लोगों से मुझे इंटरेक्शन फील होती थी। मैं गरीबों से बहुत ही दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन यही एटीट्यूड मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैं आज आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों का इतना दिल दुखाया कि एक दिन मेरे साथ इतना बुरा हो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें अपनी राय भी ज़रूर दें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? मैं अमीर बाप की इकलौती बिगड़ी हुई और बदतमीज औलाद थी, जबकि मेरे माता पिता बहुत अच्छे और पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन पैसों के गुरूर ने मुझे अंधा बना दिया था। मुझे खुद पर इतना गुरूर था कि मैं कुछ गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझती थी और अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझती थी। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जो ज़िंदगी का मतलब ही बदल कर रख देते हैं। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद अपने घर की तरफ जा रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि मेरी मम्मी परेशान हो रही होगी, इसलिए मैंने शॉर्टकट के रास्ते से घर जाती हूँ। मैं यह प्रोग्राम बनाते हुए गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ चुकी थी। अचानक थोड़ी दूर जाकर मेरी गाड़ी को एक झटका लगा और वह बंद हो गई। मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे गाड़ी स्टार्ट न होने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सही चलते चलते ना जाने गाड़ी को क्या हो गया। बाहर निकल कर देखा तो बोनट से धुआं निकल रहा था। मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था। शायद मैं ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाती। मुझे तो गाड़ी भी ठीक नहीं करनी आती थी। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। रात के टाइम और सुनसान रास्ते पर मैं अकेले वहां खड़ी हुई थी। ऊपर से किसी अनजान का हाथ खुद पर महसूस करके मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं हिम्मत करके पीछे की तरफ पलटने लगी। मेरे सामने एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी खड़ा हुआ था। उसको देखते ही मेरी चीख निकल गई। मैं उस आदमी के पास हटने लगी और खुद को उससे दूर करने लगी। उस आदमी ने बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वह मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहा था। इस समय पहले से ही मैं बहुत परेशान थी और ऊपर से उस अजीबों से गरीब आदमी को खामोश घूरना मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैंने उस आदमी से पूछ लिया कि तुम्हें क्या परेशानी है, यहाँ क्यों खड़े हो और मुझे क्यों घूर रहे हो? मेरे सवाल पर उसने रोते हुए कहा कि मैडम, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो और मेरी मदद कर दो। मैं समझ गई थी कि वह भिखारी है और इस रास्ते पर लोगों को रोककर भीख मांगता होगा। मेरी हालत उस वक्त किसी भी तरह से कोई मदद करने वाली नहीं थी। मैं उनसे कहा कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो बहुत ज़बरदस्ती मुझसे कहने लगा कि मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मेरे बच्चों को खाने की ज़रूरत है, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने उस भिखारी पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम कितने हट्टे कट्टे हो, खुद काम करके भी तो पैसे कमा सकते हो। ऐसे भीख मांग मार कर कब तक अपना गुजारा करते रहोगे? मेरी बात सुनकर वह भिखारी कहने लगा कि अरे मैडम जी, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी है तो मत करो, मगर यह दौलत की धौंस ना जमाओ। तुम्हें बड़ा घमंड है ना अपने आप पर, और अपनी इस दौलत पर फिक्र मत कर। आज तो मुझे परेशानी की परेशानी नहीं समझ सकी। एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान तुझे हर चीज़ से तरसा देगा। जिस तरह मैं मुसीबत में पीट रहा हूँ, तू भी दर दर की ठोकरें खाएगी। मैं तो उस आदमी के बदलते तेवर देखकर हैरानी रह गई थी। वह कैसे मुझसे पैसे मांगने के लिए रो रहा था और उसके बाद वह मुझे बुरा भला कहने लगा, मुझे बदुआ देने लगा। मुझे कोसता हुआ वह सीधा चलता हुआ ना जाने कहाँ गायब हो गया था। मैं तो उसी को गौर गौर से देख रही थी और उसकी कही हुई बातों पर परेशान हो गई थी और यही सोच रही थी कि कैसे उस भिखारी ने मुझे ना जाने क्या कह दिया था। मैंने उससे कोई गलत बात तो नहीं की थी। आखिर वह कब तक ऐसे भीख मांगता रहेगा? वो मैं भी ना जाने किस परेशानी में फंस गई थी। मैं कार के अंदर जाकर बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। थोड़ी ही दूर तक मेरी गाड़ी चली थी कि इतनी देर में मेरी कार के सामने एक और कार आ गई। मेरी कार के सामने ही उसने फ़ौरन ब्रेक लगा लिए। अच्छा हुआ कि ब्रेक लगा लिए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता।
और मैं हैरान परेशान कार के अंदर ही बैठी रही। आज मेरे साथ न जाने कौन से हादसे होने लगे थे। मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी सामने वाली कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। मैं तो उसे देखकर घबरा गई थी। मैंने देखा कि वह मेरी तरफ आ रहा है। मैंने जल्दी से कार स्टार्ट की और मैं बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो मेरी जान बच गई थी। वह इंसान उसी जगह पर खड़ा होकर मेरी गाड़ी की तरफ देख रहा था। मुझे हैरानी हो रही थी कि अगर उस आदमी के इरादे ठीक नहीं थे तो वह वहाँ पर क्यों रुक गया था। आखिर उसने मेरा पीछा क्यों नहीं किया। मगर मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। मैंने ठान लिया था कि आइंदा मैं कभी इस रास्ते पर नहीं आऊँगी। मैं हाफती हुई घर में दाखिल हुई। मेरे शरीर में पसीना बढ़ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही थी। मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई मुझे देखकर हैरान हो गए थे और मुझे देखकर परेशान होने लगे थे। मेरे साथ जो हुआ था मुझे यह बताना उनको ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उन दोनों को कुछ भी नहीं बताया। यही कहा था कि बस मेरा एक्सीडेंट होते हुए बच गया। माँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि आगे से तुम कभी खुद गाड़ी नहीं चलाओगी, या तो ड्राइवर को साथ लेकर जाओगी या फिर घर से किसी को लेकर जाओगी, वरना तुम्हें अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने माँ को परेशान देखा तो कहने लगी कि ठीक है, मैं कभी अकेली नहीं जाऊंगी। अब मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। फ्रेश होने के बाद मैं अपने बेड पर जाकर लेट गई। लेटते ही मुझे वह सारी बातें याद आ रही थी और मेरी आंखों के सामने उस भिखारी का चेहरा घूम रहा था। मैं ना चाहते हुए भी यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर यह सब कुछ क्या था। मुझे लगा शायद मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अगले दिन मैं उठी तो हमारे घर में एक नया लड़का आया हुआ था। मैंने माँ से पूछा कि यह नया लड़का कौन है, क्या आपने कोई नया नौकर रख लिया है। माँ ने कहा कि यह लड़का घर के कामों के लिए नहीं है, बल्कि इमरजेंसी में अगर कोई भी काम होता है तो तुम इससे ही करवाना। यह लड़का हमने तुम्हारे काम के लिए रखा है। उस लड़के की एज लगभग 20 से 21 साल होगी। मैं जब ब्रेकफास्ट करने के लिए गई तो मुझे पता चला कि मेरे डैड शहर से बाहर किसी काम के लिए ब्रेकफास्ट करते टाइम मम्मी ने मुझे यह बात बताई। मेरा छोटा भाई स्कूल गया हुआ था। मम्मी और मैं नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। मम्मी ने मुझे कहा कि अब यह लड़का हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे साथ ही घर से बाहर जाया करेगा। मैंने इसका तुम्हारा बॉडीगार्ड बना दिया है। यह सुनकर मैंने मम्मी की तरफ हैरानी से देखा और कहने लगी, मम्मी मगर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी मुझसे कहने लगी कि बेटा आजकल के हालात ठीक नहीं है और तुम यूनिवर्सिटी से रात भर घर आती हो। मुझे तुम्हारी हमेशा फिक्र लगी रहती है और सच पूछो तो इसको मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही रखा है। मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी। मैंने मम्मी से कहा कि आप परेशान मत हो, आपकी बेटी अपने खुद ही हिफाजत कर सकती है। मगर मम्मी तो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। अब यह तुम्हारे साथ ही जाया करेगा और तुम्हारे साथ ही लेकर आया करेगा। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। तैयार होकर मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी मम्मी की मुझे आवाज़ आई। उन्होंने उस लड़के को हुक्म दिया कि बेटा जाओ, अदिति मैडम के साथ जाओ। वो लड़का मम्मी का हुक्म सुनते ही ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी में सवार हो गया था। सारे रास्ते में इरिटेट फील कर रही थी। मैं 3 साल से अपनी यूनिवर्सिटी में मेरे डैड ने मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्पेशली कार दी थी और मुझे हर जगह अकेले जाने की आदत थी। आज इस लड़के की वजह से मुझे एक अजीब सी उलझन में हो रही थी। मगर यह लड़का भी बड़ा बदतमीज़ था। कोई और होता तो मेरी माँ की बातें सुनने के बाद कभी भी मेरे साथ नहीं आता। आज तो रास्ता भी काफ़ी लंबा लग रहा था। जैसे तैसे मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। कार की चाबी में उसको देकर जल्दी से यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। मेरे फ्रेंड्स अगर इस अजीब से बॉडीगार्ड को मेरे साथ देख लेते तो मेरा बहुत ही मजाक बनाती। मेरी यूनिवर्सिटी में सब हाई क्लास के लोग पढ़ते थे। उसको तो ऐसा लगता था जैसे मेरे माता पिता फिक्र करना कोई पाबंदी की बात है। थोड़ी दूर चलने के बाद जब मैंने उसको पलट कर देखा तो वह लड़का जा चुका था। मैं अपनी कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई करने में बिजी हो गई थी। मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे पता चलना कि बाहर का मौसम ख़राब हो गया है। जब मुझे मम्मी की कॉल आई तब मुझे इस बारे में पता चला। माँ ने कहा कि वक्त ज़्यादा हो गया और वह लड़का तुमको लेने आ रहा है, तेरा इंतज़ार कर रहा है। मम्मी से तो मैंने कुछ नहीं कहा और अपना बैग उठाकर पार्किंग के एरिया से चली गई। मम्मी ने मुझे बताया कि वह वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैंने देखा कि वह कार के पास सर झुकाए खड़ा था। मुझे आते हुए देखकर जल्दी से उसने कार का दरवाज़ा खोला। मैंने उसे कहा कि यह गाड़ी मेरी है और मम्मी ने तुम्हें मेरे सर पर ज़बरदस्ती डाल दिया। तुम मेरे ड्राइवर बनने की कोशिश मत करो। मेरी बातें वो चुपचाप सुनता रहा। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मैं खुद ही चलती हुई गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चलाने लगी। मैं जानती थी कि ये गरीब परिवार में बिलोंग करता है और गरीब लोगों को तो सिर्फ पैसों से ही मतलब होता है।
या बेइज्जती बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए इज्जत ज़्यादा मायने नहीं रखती। तभी तो काम करने के साथ साथ अपने मालिकों की हजार बातें भी सुन लेते हैं और कुछ कहते तक नहीं। मगर वह लोग इन पर तरस खाते होंगे। मगर मैं तो ऐसी नहीं थी। मैंने होते हुए खुद को कैद महसूस कर रही थी। मैंने सोच रहे थे कि घर जाते ही डैड से कहूँगी कि मेरे को यहाँ से हटा दे। आखिर कुछ ऐसा भी ना हो रहा जिसकी वजह से मुझे कोई खतरा हो। मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। घर जाते ही मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था। नौकरानी जब मुझे बुलाने आई थी तो मैं उसके कहने पर अपनी मम्मी के कमरे में चली गई थी। मम्मी और मेरा छोटा भाई आपस में बातें कर रहे थे और मुझे आता हुआ देखकर वो दोनों खामोश हो गए और मैंने पूछा कि क्या बात है, आप दोनों मुझे देखकर ऐसे चुप क्यों हो गई। मेरी बात सुनकर मेरे छोटे भाई ने जवाब दिया, अरे छोड़ो यह सब, बताओ दीदी आपका बॉडीगार्ड कैसा है। उसके बारे में सुनते ही मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखते ही मेरा छोटा भाई मजाक बनाते हुए अंदाज में मेरे ऊपर हंसने लगा था। मम्मी ने मेरे भाई को डांट लगाई कि बेटा ऐसे किसी पर नहीं हंसते और मुझसे कहने लगे कि सीमा बेटा तुम्हें आखिर तुम्हारा बॉडीगार्ड कैसा चिड़चिड़ा कैसा लगा, सीधा और समझदार लड़का है। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे नहीं पता वह सीधा है या समझदार, बस कल से आप उसको मेरे साथ नहीं भेजोगी और यह मेरा आखिरी फैसला है। इसके आगे मैं कुछ नहीं सूंघूंगी। इससे पहले मम्मी को कुछ समझा बुझाकर मानती कुछ कहने पहले ही उनके कमरे से बाहर निकल आई थी। उसके बाद क्या था कि जिस इंसान ने मुझे नफरत होने लगी थी वह मेरे सामने ही खड़ा था। मम्मी के कमरे में निकलते ही बॉडीगार्ड मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मुझे देखते ही उसने अपना सर झुका लिया था। मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा उलझन होती जा रही थी और गरीब लोगों की शराफत देख तो मुझे और भी ज़्यादा उलझन में। मेरी मम्मी भी बहुत पुराने ख्यालों वाली औरत थी। मैं सोचती थी कि वह तो कभी भी चालाक लोगों की चालाकी को नहीं समझती है। जैसे ही डैड घर आएंगे उनके आते ही इस लड़के का बंदोबस्त करवाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बॉडीगार्ड घर में ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरा तो मन रहा था कि मैं उसको अभी और इसी वक्त अपने घर से निकाल दूं। हालांकि मेरे घर में इससे पहले कोई नौकर काम नहीं किया करते थे, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इस नौकर से कोई भी ज़्यादा चिड़चिड़ा। नौकरों को देखकर तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इस बॉडीगार्ड पर बहुत गुस्सा आता था। यही सब सोचकर मेरा दिमाग खराब हुए जा रहा था। मेरे एग्ज़ाम करीब आ रहे थे और मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के बजाय इस घर के नौकर पर ध्यान दिए जा रही थी। घर में रहकर पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपनी एक दोस्त के घर जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। मैंने अपने रूम से बुक्स उठाई और सीढ़ियाँ उतरकर मैं सोच रही थी कि मैं मम्मी को बता दूँ कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जाकर पढ़ाई करना जा रही हूँ। मैं जैसे ही मम्मी के कमरे की तरफ गई तो मम्मी के बोलने की आवाज़ मुझे आ रही थी और मम्मी की बातें सुनने के बाद मैं जहाँ खड़ी थी वहीं रुक गई। मम्मी बॉडीगार्ड को कह रही थी कि बॉडीगार्ड तुम हमेशा मेरी बेटी के साथ रहा करो, वह जहाँ भी जाया करे तुम उसका पीछा किया करो, वह किससे मिलती है किसके पास जाती है हर बात की इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे दिया करो, काम कैसे दिए जाते हैं, और हाँ अगर तुमने अपना काम ईमानदारी से किया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। लेकिन मेरी बेटी को तुमसे बहुत परेशानी हो रही है। तुम कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना अंजाम तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। अब तुम जा सकते हो और जाकर अपना काम देखो। मैं जाकर साइड की दीवार पर छुप गई थी। आखिर मैं खड़ी हुई सोच रही थी कि ये सब कुछ क्या था। मम्मी ऐसा क्यों कह रही थी, ना जाने मम्मी मुझ पर क्यों नज़र रख रही थी और इस लड़के को मेरे लिए काम पर क्यों रखा गया था। मैं खामोश हो गई। मैंने अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी दोस्त के घर चली गई। दोस्त के घर जाने के बाद मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी, बस मेरे दिमाग में मम्मी की कही हुई बातें घूम रही थी। मम्मी को ना जाने मुझ पर किस बात का शक था जो मुझ पर इतने पहरे लगा रही थी। मैंने हर तरफ सोचा कि वहाँ कुछ से गलती हो नहीं गई। अगर मेरी कोई गलती होगी तभी तो मैं अपनी गलती को मानूंगी। ऐसे कैसे मान लूँ कि मैंने कोई गलती की है। मैं घर जाते ही मम्मी से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि वह कैसे मुझ पर शक कर सकती है।